आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। चलिए आज हम बात करते हैं कूलाम नियम का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ, और इन पर हम देखने वाले हैं आज न्यूमेरिकल जो बड़ी इम्पोर्टेंस हैं। तो चलिए बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये हमारा लेक्चर 3 है। अगर आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो इसमें आपको न्यूमेरिकल करते समय आपको दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप पहले लेक्चर देख के आइए, फिर इसको आप पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं कूलाम नियम पर। कूलाम नियम में बताया था अगर दो आवेश स्थिर अवस्था में रखे हैं तो उन पर एक बल लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो ये इस फोर्स को हमने काउंट किया था कूलाम नियम के अकॉर्डिंग। उसमें हमने देखा था जो आवेश होते हैं, क्या होते हैं? आवेश होते हैं। दो स्थिर आवेश होते हैं, ऐसे रखे होते हैं किसी आर दूरी पर। कितने दूरी पर? आर दूरी पर। तो जो कूलाम नियम के अकॉर्डिंग जो बल आया था, दोनों आवेश का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एंड बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये बल जो होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण नेचर का हो सकता है। आप यहाँ पर देखें, अगर हम एक चार्ज लेते हैं -8 कूलाम का, कितने का? -8 कूलाम का, और एक धन चार्ज लेते हैं 8 कूलाम का, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी एरो इधर है और इनकी एरो जो है इधर है। अगर इनको और पास में लाएं तो और ये ज्यादा तेजी से क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, और तेजी से आकर्षित करेंगे। इसका बढ़ना आकर्षण को शो कर रहा है, बल जो है बढ़ रहा है। जैसे जैसे और बढ़ा ले आए पास में तो इनकी जो वैल्यू है और बढ़ जाएगी। ये देखिए, इनको जितना पास में लाएंगे इनका जो कंपोनेंट है, बल की जो दिशा है या बल का जो परिमाण है वो और बढ़ जाएगा। जैसे इस आदमी को देखो, ठीक है, जब ये पास में था तो एकदम सीधा खड़ा था, एकदम सीधा खड़ा था। ये देखिए, ये खींचना चाहता है इसको पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसको अगर बल लगाना है, रोकना है उधर जाने से, तो ये अपनी तरफ और खींचेगा उतना ही बल लगा करके, जिससे इस आवेश को स्थिर अवस्था में रख सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आदमी और ज्यादा बल लगा रहा है। अगर इसी आवेश को हम धन आवेश कर दें, क्या कर दें? धन आवेश, तो ये जो बल है इसकी दिशाएं बदल जाएंगी। क्या होंगी? बदल जाएंगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इनकी दिशाएं हम क्या करते हैं? बदल देते हैं। देखिए, अब ये क्या कर देंगे भाई? अब इसको पुश करेंगे, एक दूसरे आवेश एक दूसरे से क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। तो अब ये जो आदमी है ना, ये आदमी है, आवेश को रोकना चाहेंगे तो उसके विपरीत में एक बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बल। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी कुछ दूरी पर रखे हैं, मान लेते हैं r दूरी पर रखे हैं, तो फोर्स लगा। ये आपका Q1 आवेश है और ये आपका Q2 आवेश है। तो Q1 पर बल लग रहा है, किसके कारण? Q2 पर। फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। जैसे इस पे आप देख सकते हैं Q2 पर फोर्स Q1 के कारण। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। तो अगर इसको और पास में लेके जाएं, है ना, तो ये जो कंपोनेंट है, फोर्स की जो दिशा है और मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, इसका मान बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। और देखिए, इस आदमी को और ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। खास बात तो ये है, ये इसको रोकना चाहता है, कहता है कि सर जाने तो नहीं देंगे, इसको रोक के रखेंगे, क्योंकि कूलाम ने बोल रखा था दो आवेश किस अवस्था में होने चाहिए? स्थिर अवस्था में, तभी हम बल को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये कूलाम ने बताया था मुझे। अगर आवेश के मान को और बढ़ा दूं, ये देखिए 10 अगर हम कर दें तो उसका जो परिमाण होता है और बढ़ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ हमें ऐसे फोटो से समझ में आया, कुछ एनिमेशन हमने देखा कि बल ये कैसे लगते हैं। ध्यान रखना आवेश स्थिर रहे, इसलिए यहाँ पर 2 आदमी खड़े हैं रोकने के लिए आवेश को। चलिए आगे बात करते हैं। हमने लेक्चर में कवर किया था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम में देखा था, एक फॉर्मूला आया था F = 1/4πε0।
जिसमें हमने सब बात की थी। अब हम देखने वाले हैं निर्वात की विद्युतशीलता का बिम्मीय सूत्र। ये क्या होता है? आपको हमने बताया था एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन। देखिए एप्सिलॉन नॉट वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर माध्यम निर्वात या वायु हो, और एप्सिलॉन ये किसी भी माध्यम की क्या होती है? वैद्युतशीलता होती है। तो चलिए इनका हम बिम्मीय सूत्र निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बिम्मीय सूत्र। जैसे आप जानते हो कूलाम नियम के अकॉर्डिंग, अगर कोई दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 कुछ दूरी पर रखे हैं, तो जो बल का मान होता है वो आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्या होता है? R स्क्वायर। यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको इधर भेज देंगे। एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपान 4 पाई F नीचे आ जाएगा। तो अगर हम इसके बात करें सबसे पहले नंबर मात्रक पर, किस पर? मात्रक पर। तो इसका जो मात्रक होगा क्या होगा? Q का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम होगा। क्या होगा? कूलाम इंटू कूलाम अपान बल। देखिए ये बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन इंटू ये आपका दूरी है तो R का स्क्वायर होगा। क्या होगा? R का मतलब मीटर का स्क्वायर। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम का स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको अगर आप ऊपर लाएंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम न्यूटन पावर -1 मीटर के पावर -2। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम इनके बीमा की बात करें, किसकी? बीमा की बात करें, तो सबसे पहले नंबर तो खास बात यह है कि आप याद रखें जो Q होता है ना बीमा के केस में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूज होगा जहाँ जहाँ Q आएगा, Q के लिए हमेशा है ना AT रखेंगे। AT कैसे आया? देखिए Q बराबर IT होता है, और धारा की जो बीमा होती है वो A होती है एम्पेयर, और समय का क्या होता है? T होता है कैपिटल, और बीमा को बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो Q का बीमा क्या आया? AT आया। बल का जो बीमा होता है F बराबर ML T पावर -2 होता है। क्या होता है? F बराबर ML T पावर -2। तो यहाँ पर हमारे पास जो बल का बीमा आया है ML T पावर -2 आया है। याद रखें मीटर जो होता है वो लंबाई से रिलेटेड है, इसलिए लंबाई आएगी। अगर मीटर पे स्क्वायर है तो लंबाई का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम रख दें अगर वैल्यू, देखिए कांस्टेंट का कभी भी बीमा नहीं लिखते हैं, है ना, 4 पाई का। तो Q1 Q2 का जो बीमा होगा वो आपका क्या होगा? AT होगा। AT इंटू AT अपान बल का बीमा ML T पावर -2 इंटू R आपका दूरी है तो दूरी का स्क्वायर करेंगे, लंबाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पहले M, सबसे पहले नंबर तो हम M को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? M, फिर L, फिर T, उसके बाद अदर्स जो आ जाएं। तो सबसे पहले नंबर M को लिखिए। M ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, M पावर -1। आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, L का मल्टीप्लाई L में होगा, L³ होगा, ये ऊपर L जाएगा, L के पावर -3। अब हम T को देखते हैं। ऊपर T आपके 2 हैं, T का स्क्वायर हो गया, गुणा करने पर कितना हो गया? T स्क्वायर। और नीचे आपका क्या है? T पावर -2। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी पावर में। तो T के पावर टोटल कितना हुआ? पहले 2 था, फिर एक 2 और आया, तो प्लस के 4 हो गया। अब A का गुणा अगर A में करते हैं, A के पावर कितना आया? A स्क्वायर आया। तो ये आपका बीमा हो गया। M के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 4, A के पावर 2। आप इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक नंबर में ये या तो बहुविकल्पीय में आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
आइए बात करते हैं परावैद्युतांक अथवा अपेक्षिक वैद्युशीलता। देखिए हम सब लोग जानते हैं जब हम वायु माध्यम में होते हैं, कहाँ पर होते हैं, वायु माध्यम में, तो इसका जो बल लगता है F बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए जब वायु माध्यम में होता है तो एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। जब हम किसी अन्य माध्यम में होंगे, किधर होंगे, अन्य माध्यम में, तो उस माध्यम को हम K से शो करेंगे, किससे, K से, और उसका एप्सिलॉन नॉट भी बदल जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो बात करें जो आपका परावैद्युतांक आएगा, ठीक है, परावैद्युतांक को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, अपेक्षिक वैद्युशीलता को एप्सिलॉन, क्या, एप्सिलॉन। तो आप सब लोग जानते हैं वायु या निर्वात में, है ना, अगर दो बिंदु आवेश रखे हैं Q1 Q2 तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो आपका ये होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर यही दोनों बिंदु आवेश, ठीक है, Q1 Q2 उतने ही दूरी पर किसी एक अन्य माध्यम में रखे हों, किसी एक अन्य माध्यम में रखे हों, तब बल कितना होगा, तो एक नया चीज क्या होने वाला है, नीचे एक परावैद्युतांक से डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, नीचे परावैद्युतांक से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने बोला कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर स्थित है, ठीक है, आवेश वही है, तो जो बल होगा ना, बल का मान जो आएगा वो अलग आएगा, ठीक है। कितना अलग होगा, 1/4 पाई, ठीक है। ये किस माध्यम में था भाई, एयर माध्यम में था, ये किसी अन्य माध्यम में है, तो ये आपका FM हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एक K आ जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जैसे K का मतलब ये डिसाइड करेगा भाई वायु माध्यम है कि जल माध्यम है कि तेल का माध्यम है कि आवेश कहाँ पर रखे हुए हैं, वो कौन बताएगा, K, ठीक है। अगर K का मान 1 होता है, क्या होता है, 1, तो याद रखिए ये आपका वायु माध्यम होगा या निर्वात माध्यम होगा, ठीक है, निर्वात या वायु। अगर जैसे आपका मान लो तेल कोई है तो तेल के लिए K का मान अलग होगा, लेकिन ध्यान रखना होगी 1 से ज़्यादा, सबसे कम K की वैल्यू 1 हो सकती है, वो कहाँ पर हो सकती है, निर्वात या वायु में। तो अगर हम इन दोनों समीकरण को डिवाइड कर दें, क्या कर दें, डिवाइड, तो यहाँ पर हमें कुछ टर्म मिल जाएंगे, K का मतलब मिल जाएगा भैया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट K आया है, इसी को, है ना, इस पूरे टर्म को हम अपेक्षिक वैद्युशीलता बोलते हैं। मतलब एप्सिलॉन जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट K के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा आओ इसको भी अभी हम काउंट कर लेते हैं, कैसे, देखिए अगर हम दोनों समीकरण को डिवाइड कर दें, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे टर्म, है ना, ये पूरे के पूरे टर्म क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या होंगे भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम इसकी जगह क्या रख दें, एप्सिलॉन रख दें, FM की जगह क्या रख दें भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नॉट की जगह मतलब एप्सिलॉन नॉट K की जगह हम एप्सिलॉन रखने जा रहे हैं, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, समीकरण 2 इसको मानते हैं। अगर हम समीकरण 1 में, है ना, एक समीकरण 1 में अगर हम समीकरण 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद F है अपान FM, ठीक है। देखिए सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, केवल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के अलावा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। अब सुनना, यहीं पर जन्म होता है किसका, परावैद्युतांक का, किसका जन्म होता है, परावैद्युतांक, मतलब वायु माध्यम के सापेक्ष अन्य माध्यम का जो बल का अनुपात होता है, ठीक है, वही आपका परावैद्युतांक होता है, वही किसके बराबर होता है, K के बराबर। तो आप यहाँ से ध्यान से देखें,
अगर इनको हम बराबर में ले लें तो आपको क्या मिलने वाला है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर के। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, जो कि हम ऊपर बात कर रहे थे इसी की। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। और इसका जो डिफिनीशन बनता है वो आपका क्या बनता है, एक बार फिर से देखते हैं। इसकी जो परिभाषा निकल के आई, क्या निकल के आई, किसी माध्यम का परावृत्तांक, है ना, के की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसमें कुछ दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, है ना, ये वायु में बात हो रही है। वायु का जो बल हो और उतना ही दूरी पर उसी माध्यम में, है ना, उतनी ही दूरी पर उसे किसी माध्यम में रख दें तो उनका जो बल का, वैद्युत बल का अनुपात होता है ना, वही आपका क्या होता है, के होता है। चलिए भैया यहाँ तक हो गया। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं। भैया सबसे पहले नंबर तो बात करते हैं कूलाम के नियम का महत्व क्या है। ठीक है, तो देखिए जो कूलाम नियम का महत्व है वो परमाणु में उपस्थित जो धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और ऋण इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में ये वैद्युत बल लगता है वहां पर, है ना। ये बल पूरी तरह से व्याख्या करता है कि ये जो बल है कितने से लग रहा है प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, यही वो बल है जिसके कारण हम किसी भी परमाणु के अस्थायित्व की बात कर सकते हैं कि वो परमाणु कितना स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, यह इन नियमों परमाणुओं के बीच कार्यरत वैद्युत बल की व्याख्या करता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप वो अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो योगदान है हर जगह अलग अलग जगह पर है। और ये भी बल ऐसा बल है जो अगर हम ज़्यादा दूरी हमारे पास हो जाए तब भी लगता है, बट इसका जो इफेक्ट होता है बहुत कम होता है। लगता है बल बट बहुत कम होता है। जैसे हम सब लोग हैं ना, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, हर एक दूसरे बॉडी पर लगता है, किसी भी दो बॉडी के रिस्पेक्ट में। जैसे आप हैं और हम हैं, लेकिन ना तो आप मुझे अट्रैक्ट कर पा रहे हैं ना तो हम आपको कर पा रहे हैं, क्योंकि हम और आप, है ना, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो उसका बल लगता है बट हमें महसूस नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखना। हाँ, एक बात और आपको मैं बता दूं, जो आपका वैद्युत बल होता है, क्या होता है, वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल। ठीक है, और एक आपका बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, से ज़्यादा होता है क्या, वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत बल जो होता है बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली होता है। ठीक है, इसका जो मान होता है बहुत ज़्यादा होता है। मान लो वैद्युत बल आपका F ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, और गुरुत्वाकर्षण बल Fg है। तो ये ध्यान रखिए, जो आपका वैद्युत बल होता है, ठीक है, वैद्युत बल होता है, प्रोटॉनों के बीच में, जो दो प्रोटॉनों के बीच में अगर बल लग रहा है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, 10 के पावर 36 गुना होता है। कितना, 10 के पावर 36 गुना। अगर मान लो अपने पास दो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये तो आपका रहा दो प्रोटॉन के लिए, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए रहा, प्रोटॉन। अगर कहीं ये ऑप्शन आ जाए तो आप इसको टिक मार दें, प्रोटॉन। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जो आपका वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के, है ना, 10 के पावर बहुत ज़्यादा भैया, 43, है ना, Fg बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली होता है वैद्युत बल एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए भैया अब देखते हैं कूलाम नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। जैसे हमने देखा है, अगर कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2 कुछ दूरी पर रखे हैं, ठीक है, R दूरी पर रखे हैं, कितनी दूरी पर, R। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, दोनों आवेश धन आवेश हैं, तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे, किसका, प्रतिकर्षण का। तो देखिए Q1 पर बल लगा,
Q1 पर बल लगा, है ना, 1 पर बल लगा ड्यू टू 2, मतलब Q1 पर बल लगा दूसरे के कारण, इस पर बल किधर होगा, इधर होगा। Q2 पर बल लगा किसके कारण, 1 के कारण। तो यहाँ पर अगर हम बल का मान लिखना चाहें, ठीक है, Q1 पर बल, Q1 पर बल किसके कारण, Q1 पर बल Q2 के कारण, Q2 के कारण। ये जो होगा आपका F12, है ना, इसकी बात हो रही है, F12। बताइए मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए अभी तक तो ये परिमाण है, हमें क्या बनाना है, इसको सदिश बनाना है। तो हम जानते हैं बल एक सदिश होता है, क्या होता है, सदिश राशि है। तो इसको हमें दिशा देनी है ना, तो ऐसा कुछ करेंगे, ध्यान से देखिए आप, R जो है ना, इसी को हम सदिश बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सदिश। तो आप ध्यान से देखिए, मान लेते हैं R आपका एक क्या है, सदिश है, क्या है, सदिश। तो जो सदिश राशियां होती है ना, उनके पास परिमाण होता है, क्या होता है, परिमाण, और उनके पास दिशाएं होती हैं, क्या होती हैं, दिशाएं होती हैं। आप चाहो तो यहाँ पर आप मॉड लगा सकते हो, मॉड का मतलब ये है कि ये परिमाण है, ठीक है। अगर हम सिंपल सा R लिखते हैं तब भी आपका क्या है, परिमाण है। तो यहाँ से अगर हम एकांक सदिश की बात करें, ये आपका एकांक सदिश होता है, क्या होता है, एकांक सदिश होता है, सदिश, ठीक है, पोजीशंस का। तो यहाँ पर हम दूरी का क्या कर लेते हैं, एकांक सदिश बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर R में डिवाइड कर देंगे, किसका, R का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका R कैप आया है, R कैप आया है, वेक्टर R अपान R आएगा, इससे हम डिवाइड करेंगे भाई इधर। तो देखो आप जैसे यहाँ पर है ना, हम दिशाएं शो करना चाहते हैं, तो F12 की दिशा किधर है, Q2 से किधर, Q1 की तरफ। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 2 से 1 की तरफ। तो यहाँ पर भी कितना आएगा तुम्हारा, 2 से 1 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं किधर, 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिशाएं शो करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, लिखेंगे वेक्टर R तो होगा ही होगा आपका, ठीक है, दिशाएं तो हम बनाएंगे 2 1, बट इसका एकांक सदिश रखेंगे, क्या रखेंगे, एकांक सदिश। कैसे, F12 बल लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू, अगर इसका हम मान रख दें, ठीक है, किसका, एकांक सदिश यहाँ पर लिखते हैं, एकांक सदिश, ठीक है। ध्यान रखना आप, ये दिशाएं आ गई हैं, किधर हैं, Q2 आवेश से 1 आवेश की तरफ। तो यहाँ पर अगर इसका मान रख दें, ठीक है, यहाँ पर रखने जा रहे हैं, वेक्टर R अपान 2 1 R, गुणा करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, Q1 Q2 अपान, देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मॉड होता तब भी कर लेते, R क्यूब होगा वेक्टर R। अब ये आपका पूरी तरह से वेक्टर फॉर्म्स हो गया है, 2 1। आप इसको ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगर बात करें, इसी प्रकार, ठीक है, अगर बात करें बल, ठीक है, किस पर, Q2 पर भाई। इसी प्रकार बल Q2 पर किसके कारण, Q1 के कारण, तो सेम आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज, यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ पे क्या है, 2 1। तो ये पूरा तो सेम रहने वाला परिमाण। हम जानते हैं बल जो होती है बराबर की लगती है। तो यहाँ पर आपके पास जो बल आएगा वो कितना आएगा, F बराबर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब इंटू वेक्टर, ठीक है। ध्यान से देखना, इसका उल्टा कर दो, 1 2 कर दो, 1 2 का मतलब
बल लगा है ना 1 से 2 की तरफ, किधर 1 से 2 की तरफ, और इस पर बल किधर लगा था 2 से 1 की तरफ, तो इसको हम क्या लेंगे 1 2 लेंगे, और इसको R है ना कैप 1 2 2 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको सदिश रूप शो करना था। ठीक है जी। एक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली। ठीक है, Q2 पर बल आपका जो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R3। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, इनकी दिशा शो करना। चलिए भैया आगे चलते हैं। आइए समझते हैं अब अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस। ठीक है, ये कैसे हम बल को है ना जोड़ते हैं, कैसे हम बल को क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो आप ध्यान रखिए अध्यारोपण सिद्धांत में क्या होता है कि मान लो किसी बिंदु पर हमें सभी आवेश की वजह से क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है, तो हम क्या करेंगे सभी का सदिश योग कर लेंगे। ठीक है, मान लो Q4 पर हमें बल निकालना है तो सभी का है ना बल ऐड कर लेंगे। मान लो इनका जो बल है F1 है, इसका जो बल है F2 वेक्टर है, इसका जो बल है F2 F3 वेक्टर है, तो इनका जो सदिश योगफल होगा ना वो पूरा बराबर होगा F1 प्लस F2 प्लस F3। ये बात तो कहना बहुत आसान है, बट इसको करने के लिए ना थोड़ा दिमाग चाहिए, थोड़ा सा दिमाग। तो आपको मैं बता दूं, ध्यान रखना ये रूल यूज करेंगे, ये तो बस ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सुन ले पहले डिफिनीशन सुन ले, इसका मतलब क्या होता है अध्यारोपण सिद्धांत, है ना। अगर हमारे पास एक निकाय है जिसमें कुछ आवेश हैं, ठीक है, तो किसी एक बिंदु पर अगर हमें क्या निकालना पड़े बल, ठीक है, तो उस बिंदु पर जो बल होगा ना सभी आवेश की वजह से जो बल आएगा, ठीक है, उनका सदिश योगफल कर लीजिए, तो वो जो बल होगा सदिश योग वो उस आवेश पर, ठीक है, उस आवेश पर उस बल के बराबर होगा। लेकिन ये ऐसे हम कर नहीं सकते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमारे हो नहीं सकते हैं। कैसे होंगे, अब ध्यान रखिए 4 रूल हैं, 4 रूल एक ही रूल से सब जनरेट हुए हैं। आपने अगर 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, अगर कोई सदिश है, ठीक है, मान लो F1 एक बल इधर लग रहा है, एक बल आपका F2 इधर लग रहा है। ठीक है, ये मान लो F1 है, ये आपका F2 है, ये F2 है, मान लो इनके बीच का कोण कितना थीटा है। तो आप ध्यान रखिए हमेशा इनका जो परिणामी होगा इधर बीच में कहीं आएगा, इनका जो परिणामी होगा F होगा, है ना। इस F की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है जी, F1 F2 के बीच का कोण है, F1 F2 के बीच का क्या है, कोण है। अब अगर आपको कभी भी है ना कोण दिया जाए तो आप हमेशा इसी फॉर्मूले से करेंगे, कोई सा भी कोण हो। ठीक है, अगर यही कोण किसी दिन कितने डिग्री पर हो जाए, 90 डिग्री पर, 90, तो आप बताइए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इस फार्मूले में रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो आपको जो परिणामी बल मिलने वाला है इन F1 और F2 का वो कितना मिलेगा, F बराबर अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, अगर यही बल, ठीक है, किसी दिन है ना सेम दिशा में हो जाए, किधर हो जाए, सेम दिशा में, ठीक है, तो देखिए वेक्टर कहता है, खुद कहता है कि सर अगर किसी दिन 2 चीज़ सेम हो जाए F1 और F2 तो उनको आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए। क्या करिए, डायरेक्ट जोड़ लीजिए, है ना। विपरीत दिशा में होंगे तो माइनस कर दीजिए। वही बात यहाँ पर ये कर देंगे, है ना, इस फॉर्मूले से। थीटा दोनों के बीच में 0 है अभी, तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है। यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बनने वाला है। ठीक है, तो रूट हट जाएंगे, आपको केवल क्या मिलेंगे, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, तो फाइनली आपको क्या मिलने वाले हैं, F1 प्लस F2। तो इतना आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, जब सेम दिशा में होंगे तो बल को जोड़ लेंगे, और जब विपरीत दिशा में होंगे ना, मान लो F1 का मान ज़्यादा है और F2 का मान थोड़ा सा कम है उससे,
तो ध्यान रखिए इसका जो परिणामी होगा, ठीक है, ये जिसकी तरफ ज़्यादा होता है उधर ही आता है। यहाँ पे परिणामी इधर आने वाला है और यहाँ पर इधर आएगा। तो विपरीत दिशा में होते हैं तो जो विपरीत में होता है ना उसको माइनस कर देते हैं बड़े वाले में से, F1 माइनस F2। ये जरूरी नहीं है कि F1 इधर ही लगे, F1 इधर भी लग सकता है आपका। आइए देखते हैं इसी पर कुछ आधारित क्वेश्चंस। आप ये बात ध्यान रखना, अगर किसी दिन कोई 30 अंश दिया हो, 40 50 दिया हो या 60 दिया हो, कुछ भी दिया हो, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर 90 पर हैं तो ये डायरेक्ट लगा देंगे, है ना। ध्यान रखना अभी हम इसको यूज करेंगे डायरेक्ट, तब फिर वहाँ पर मत बोलना सर आपने ऐसा क्यों किया। सेम दिशा में होंगे तो ऐड कर देंगे, विपरीत दिशा में होंगे डायरेक्ट माइनस, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। देखिए आपको हम बार बार बताते हैं कि जब भी आपको न्यूमेरिकल करना हो ना, पहले आप लिख लिया करें क्या गिवन है, उसके बाद आंसर आपके पास अपने आप आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ ध्यान रखेंगे कोई भी न्यूमेरिकल हो आप MKS पद्धति में लगाएंगे। किसमें? MKS पद्धति में। ये सब चीज़ दिमाग में रहने चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है, एक वायु माध्यम है। कौन सा माध्यम है? वायु माध्यम में K का मान कितना होता है? 1। परावैद्युतांक का मान कह रहा है कि भाई एक दूसरे से है ना 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। R की वैल्यू है कितना? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 10⁻⁻2 से। आपका ये मीटर में जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास आवेश Q1 का मान है 2 × 10⁻⁻7 और Q2 का मान है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। कह रहा है कि हमें उनके बीच में क्या दे दो? बल दे दो। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, जब भी आपको है ना नंबर वैल्यू दी जाए तो इसकी वैल्यू याद रखना। डायरेक्ट हम क्या रखेंगे? 9 × 10⁹ 9 10 9 होता है। Q1 का मान कितना? 2 × 10⁻⁻7। अगर हम बात करें Q2 की तो 3 × 10⁻⁻7। अब यहाँ पर आप आ जाइए R पर। R ये है, इसका स्क्वायर करना 2 बार आप लिख दीजिए इसको, ठीक है। 30 × 30 और आप इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? -4। तो यहाँ से आपका कट जाएंगे ये 9 3 से कट जाएगा, 10 बचा यहाँ पर कितना आया? 3। इसको भी आप कैंसिल आउट कर दें 10 बार। आप इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे, चलो मैं कर दे रहा हूँ सॉल्व, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6 इंटू। अब पावर को केवल समेटना है, किसको? पावर को। तो देखिए 10⁻⁹, ये आपका -7 है, ये भी -7, तो माइनस के कितने हो गए? 14। माइनस वाले ऐड हो जाएंगे अपान ये 10 का गुणा 10 में होगा तो 10 का स्क्वायर होगा, प्लस में इंटू 10⁻⁻4। तो ये घट जाएंगे नीचे पावर, आपके पास आ जाएगा 6 × 10⁻14 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा? 6 नहीं 5 बचेगा। 10⁻⁻5 अपान, है ना। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? 10⁻2। कितना? 10⁻2। ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितनी बार? 3 बार। तो आपके पास आंसर आ चुका है 6 × 10⁻3 न्यूटन। ये जो हमारा क्वेश्चन था वो NCERT का था। किसका था? NCERT। ठीक है, आप देखिए कैलकुलेशन आप सही करिए, ठीक है। कैलकुलेशन पर आप अच्छी पकड़ बनाइए। जैसे अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आप ध्यान से पढ़ें इसको। 0.4 माइक्रो कूलाम आपको आवेश दे रखा है Q1 0.4 माइक्रो कूलाम। इसको तुरंत आप कूलाम में चेंज कर लें। 0.4 × 10⁻, एक माइक्रो में कितने कूलाम होते हैं? 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं। आइए आगे देखते हैं।
इसको कहाँ पर रखा जाता है? वायु में रखा जाता है। जब रखा जाता है तो इन पे बल कितने लगते हैं? 0.2 न्यूटन लगता है। कितना लगता है? 0.2 न्यूटन लगता है। F जो होता है आपका 0.2 न्यूटन। और एक दूसरा गोला है आपका, कितना है? Q2 कितना है? 0.8 माइक्रो कूलाम है। इसको भी आप बदल दें, इसको इधर लिखते हैं। Q2 आपको दे रखा है 0.8 माइक्रो कूलाम। इसको भी आप कूलाम में बदल देंगे बिना, है ना, पूछे जाचे। 0.8 इंटू 10 के पावर, है ना, कितना? -6 कूलाम। मुझसे कह रहा है कि भाई पहला क्वेश्चन, दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी? अगर ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच का दूरी कितना है? R है। बल मुझे पता है तो आराम से निकाल सकते हैं। F बराबर क्या होता है? 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, तो R² को इधर ले आएंगे, F को नीचे भेज देंगे। हमें तो R चाहिए ना, तो 9 इंटू 10 के पावर 9। अब आप यहाँ पर आवेश का मान रख दें। Q1 का मान कितना है? 0.4 इंटू 10 के पावर -6 इंटू Q2 का मान 0.8 इंटू 10 के पावर -6 अपान, ये बल नीचे आएगा तो बल का मान कितना है? 0.2 है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका कट जाएगा 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ये आपके कट गए, कितनी बार कटे? 2 बार कटे। ठीक है, अब इनको क्या करो? सॉल्व करो। देखिए 0.8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आएगा? 1.6 आएगा इंटू 9 गुणा इसका गुणा इसके साथ कर दो। देखो 6 और 6 -6 12 हो गए, तो हमें 10 के पावर 9 -12 इनको हमें सॉल्व करना है। R² बराबर, देखिए इसको आप 16 बना लीजिए। क्या बना लीजिए? 16 बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या लिख सकते हैं भाई, बोलो। पॉइंट को इधर भेज देंगे, तो 16 इंटू 10 के पावर -1। ये ध्यान रखें, जब भी पॉइंट को हम इधर लाएंगे तो हमेशा पावर में जाती है ना। एक नंबर के बाद आएंगे तो 1 माइनस होगा, 2 नंबर के बाद आते तो 2 माइनस होता। इंटू 9, ये आपका घट के कितना आ गया? 10 के पावर 3 आ गया माइनस का। ठीक है, तो इसका इंटू इसके साथ कर देंगे। 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर इंटू ये 10 के पावर कितना हो जाएगा? 4, 10 के पावर -4। अब आप यहाँ पर देखिए, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे ना तो ये स्क्वायर स्क्वायर और इसका आधा हो जाएगा। कितना होगा? आधा, माइनस का 2 बचेगा। यानी कि R की जो वैल्यू आई है वो 4 इंटू 3 इंटू 10 के पावर -2 आई है। गुणा करने के बाद मुझे कितना मिला? 12 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। अगर आप सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे? इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। क्या होगा कि ये और 100 जब आप 10 के पावर 2 से गुणा करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा? 12 बचेगा। चलिए, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। हाँ, इसमें आपका एक रह गया है, सेकंड नंबर। दूसरे गोले पर पहले आवेश के कारण कितना बल होगा? देखिए, बल तो होगा उतना ही, बट दिशा जो होगी ना उनकी चेंज हो जाएगी। तो इनका जो आंसर होगा दूसरे के कारण, है ना, F2 का जो मान होगा वो भी कितना होगा परिमाण में? 2 न्यूटन होगा। ठीक है, चलिए भैया, चलिए अब हम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, अगर मान लो हमारे पास क्या है? आवेश हैं। ये आपके पास बिंदु है A, ये आपके पास B है, ये C है। तो तीनों पर आवेश रखे हैं, अभी सेम आवेश हैं, प्लस सारे धनात्मक हैं, सभी धनात्मक हैं। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन हमारा है बिंदु A पर
ठीक है। कुल परिणामी बल निकालना है, कुल परिणामी बल निकालना है, कुल परिणामी बल निकालना है, मतलब ए पर बी और सी की वजह से कितना बल लग रहा होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने से पहले है ना मुझे कुछ बातें समझना होगा, है ना। क्या करना होगा, पहले नंबर तो दिशा शो करनी होती है। क्या शो करनी होती है, दिशा। दिशा शो करने के बाद फिर उनका हम क्या करते हैं, परिणामी निकालते हैं, परिणामी निकालते हैं। बस इतना अगर आप काम कर ले गए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं परिणामी क्या चीज़ है और दिशा कैसे शो करेंगे। तो दिशा का मतलब है आकर्षण या प्रतिकर्षण से रिलेटेड है। किससे, आकर्षण या प्रतिकर्षण से। जैसे ये भी धनावेश का है और ये भी धनावेश प्रकृति का है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बी की वजह से, है ना, ए पर बल किधर आएगा, दिशा ये वाली होगी कि ये वाली होगी। तो देखिए आकर्षित तो कर नहीं सकते हैं, दूर ही जाएंगे। और ये बात ध्यान रखना, जब दूर जाएंगे तो वो जो बल लगेगा इसी लाइन में लगेगा, है ना, लेकिन इसी लाइन से दूर, ये आपका होगा। बात कुछ समझ में आ रही है ना। अच्छा क्वेश्चन क्लियर है ना। बिंदु ए पर हमें क्या निकालना है, नेट निकालना है, बल कितना होगा, किस पर, बिंदु ए पर। तो आइए सबसे पहले हम बल की दिशा शो करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ए पर बल लगा है, किसके कारण, बी के कारण। ऐसे अब सी के वजह से निकाल लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लो यहाँ पर बल लगा ए पर, किसके कारण, सी के कारण। हाँ थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना, मान लो ये त्रिभुज आपको दिया गया समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजाएं ए हैं, कितनी हैं, ए हैं, मतलब सभी आवेश ए दूरी पर रखा है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसके अंदर कोण कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 60। ये भी 60, तो ये भी टोटल कितना होगा, 60 होगा भाई। ठीक है, कितना होगा, 60। आइए अपने पॉइंट पर आते हैं। तो इसमें हमने दिशा शो कर दी, है ना, बी के कारण इधर आया, सी के कारण इधर आया। अब इनका हमें क्या लिखना होता है, परिमाण। तो परिमाण हम लिख सकते हैं, परिमाण तो बड़ा आसान है। एफ ए सी जो होगा आपका क्या होगा, के इंटू, है ना, 1/4πε0 नहीं लिख रहे हैं हम, केवल उसकी जगह क्या लिखने जा रहे हैं, के। दोनों आवेश का गुणा कर लें, ए और सी। देखिए ए और सी से अगर हम बात करते हैं तो केवल ए और सी के बीच में देखेंगे, किसी और के बीच में नहीं देखेंगे। तो हम यहाँ पर गुणा करते हैं, क्यू का क्यू में करेंगे, कितना होगा, क्यू स्क्वायर होगा। क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा। बीच की दूरी कितनी है, ए का स्क्वायर आप कर दें। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल एफ के बराबर मान लेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं ये टर्म मिल जाए के क्यू स्क्वायर अपान ए, तो उसकी जगह क्या रख देंगे, एफ। ऐसे अगर आप बी से बात करें, एफ ए बी से बात करें, तो ये भी कहेगा सर दूरी वही है, वही आवेश है, बल का मान तो वही आने वाला है, क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका किसके बराबर होगा, एफ। एफ इसलिए मान रहे हैं कि आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर बल इधर लगा, कितना लगा, एफ, इधर भी कितना लगा, एफ। ठीक है, तो इनका जो परिणामी होगा किधर आएगा, ऊपर की तरफ, वो आपका एफ नेट होगा, यही वो एफ है। ठीक है, परिणामी का मतलब होता है कि जितने बल लग रहे हैं उनकी वजह से कोई एक ऐसा बल होगा, है ना, जो सभी को एक दिशा में ले जाना चाहता होगा। ठीक है, ये वही बल है। अब आप यहाँ पर देखिए कितने कोण पर है, 60। तो आपको फॉर्मूला भी बताया था, जब भी आपको परिणामी निकालना हो तो हम क्या करते थे, ये फॉर्मूला बताया था, एफ का स्क्वायर, है ना, एफ ए सी का स्क्वायर कर दो, एफ ए वी का स्क्वायर कर दो, है ना, प्लस 2 टाइम्स एफ ए सी इंटू एफ ए बी इंटू कॉस थीटा। बताया था कि नहीं बताया था, हाँ, कॉस थीटा का मान कितना है यहाँ पर, 60 है, 60 रख देंगे भाई। अब देखिए आप, एफ ए सी का मान भी एफ है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2, ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो कितने हो जाएंगे, एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 कितना होता है, 1/2। ये कैंसिल हो गए। 3 बार आपका क्या है, एफ स्क्वायर है, ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 3f स्क्वायर। जिस पर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो √3f। अब आप यहाँ पर सिंपली रख सकते हैं f का मान, कितना आएगा, f का मान √3f का मान कितना है,
के इंटू है ना क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब आप चाहें तो के का भी मान रख सकते हैं, √3 के का मान कितना 1/4πε0, ये वायु माध्यम में है मान लेते हैं, क्यू स्क्वायर अपान कितना ए स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ और, इसमें दिशा किधर है, दिशा किधर है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो चलिए, आपको ये शायद आपको समझ में आया होगा। आपसे बात करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम सब लोग देखेंगे, ठीक है, और इसी टाइप के न्यूमेरिकल, ठीक है, क्वेश्चन आपको ये करके लाने हैं, बताना है आपको मुझे। ये मान लो क्यू आवेश है, ये भी क्यू है, ठीक है, ये बिंदु आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सभी पर क्यू क्यू आवेश रखे हैं, आपको बताना है। हाँ, ये आपका एक क्या वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं। आपका क्वेश्चन ये है बिंदु ए पर, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर कुल परिणामी बल निकालना है, कुल परिणामी बल ज्ञात कीजिए, बल ज्ञात कीजिए। देखिए, अगले क्वेश्चन में हम सब लोग, अगले लेक्चर में हम सब लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, उनका सॉल्विंग जो अप्रोच होता है ना, कैसे करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इसको करके आइए और हम आगे बात करते हैं। चलिए, आपने इस वीडियो को देखा है ना, आपको बहुत ज़्यादा है ना क्लियरिटी होगी, है ना, अगर आप मुझसे सीधे सीधे जुड़े रहेंगे। चलिए, आपने ये वीडियो देखने के लिए, है ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।